वेलकम टू CIZ प्लस। आज के लेक्चर में हम देखते हैं यूपीपीएससी एई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये कॉन्टिन्यूड सीरीज चल रही है हमारी। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी देख लीजिए, आई रिकमेंड। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कौन से सब्जेक्ट के? हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट के डिस्कस करेंगे। ये हाइड्रोलॉजी का सेकंड पार्ट है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था हाइड्रोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस हम लोग सब लोग जानते हैं। लास्ट टाइम चल रहा है, 1 नवंबर को एग्जाम है। बेस्ट टाइम है ये प्रिपरेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। अगर आपने एक बार पहले कर लिए हैं तो भी करने हैं। जब भी बोलते हैं ना फेब में गेट होता है तो क्या बोलते हैं? जनवरी में टेस्ट सीरीज लगाइए और एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। तो सेम अप्रोच यहाँ भी चलती है किसी भी एग्जाम में। एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कर लेने हैं। बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, बहुत कॉन्सेप्ट्स रिन्यू हो जाते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग भूल चुके होते हैं पहले किया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें याद करवा देता है, फॉर्मूला रिवाइज हो जाते हैं, हमारी रेलिवेंसी पता चल जाती है सब्जेक्ट की। क्या कुछ हमने छोड़ तो नहीं दिया? हमें पता है सॉइल मैकेनिक्स के अगर 50 क्वेश्चन आए हैं तो हमें सॉइल मैकेनिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है। लिमिटेड टाइम में क्या पता आप लोग पूरा सिलेबस डिटेल में बहुत अच्छे से ना कर पाए, लेकिन रेलिवेंट सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है, आपको चाहिए कि मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाए, मेरे को क्रैश कोर्स चाहिए, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है पहले का, लेकिन मेरे को शॉर्ट टर्म में ना कोई 30 दिन में मेरी तैयारी करवा दे, मुझे सब कुछ रिवाइज करा दे, मेरी प्रैक्टिस हो जाए। तो तैयारी के लिए क्या करें आप? यूपीपीएससी एई लमसम पैक लीजिए। उसमें आप देखिए वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस हैं, स्पेशली डिजाइन की गई हैं इसी कोर्स के लिए, यूपीपीएससी एई के लिए। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 3 बार के प्रीवियस ईयर पेपर से देखा है कि क्या क्या क्वेश्चंस रेलिवेंट हैं, किस किस पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं को कंसीडर करके ये कोर्स बनाया गया है। रेलिवेंट सब्जेक्ट की 10 to 15 शॉर्ट वीडियोस हैं, पर सब्जेक्ट 3 क्विज़ेस हैं। साथ ही साथ बहुत सारे डाउट्स आते हैं लास्ट के टाइम पे, वो सारे आपके 24 आवर के विद इन कवर हो जाएंगे। इससे बढ़िया क्या चाहिए? करना क्या है? बस CIZplus.com पे www.CIZplus.com या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है, वहाँ पे ये कोर्स चेकआउट करना है। अच्छा लगता है तो इसको परचेज कीजिए। बहुत ही अच्छा कोर्स बनाया है ये, हमारा वन ऑफ द टॉप रेटेड कोर्स है हमारी वेबसाइट पे। आप इसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हाइड्रोलॉजी का। The shape of the recession limb of a hydrograph depends upon। देखो हाइड्रोग्राफ के कुछ पार्ट्स होते हैं। ऑप्शंस देखिए, अगर पहला है बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली, सेकंड है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली, सी है ए एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब डिप्रेशन, जो जैसे कि ग्राउंड है ना, अगर ये बेसिन का मतलब नहीं समझते कई लोग। जैसे अगर ये ग्राउंड है, ग्राउंड प्लेन तो होता नहीं, कोई कॉमन फर्श तो है नहीं, यहाँ पे कुछ डिप्रेशंस होती हैं ऐसे ऐसे। ये होते हैं मेरे बेसिन, जहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है, इनको बोलते हैं बेसिन। समझ रहे हो? रफ ग्राउंड होगा ना, व्हाइट लाइन एक्चुअल ग्राउंड होगा, ये ब्राउन लाइन एक्चुअल ग्राउंड तो नहीं है, तो इसको बोल रहा हूं मैं बेसिन। बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो रेनफॉल गिर रही है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हाइड्रोग्राफ को बनाना पड़ेगा। इसको मिटा दूं, ये तो आप समझ गए। हाइड्रोग्राफ का अगर मैं दिखाऊं कॉमन सा ऐसा, ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। ये अगर मेरा हाइड्रोग्राफ है, यहां से हाइड्रोग्राफ स्टार्ट हो रहा है, देखो ये ए होता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोग्राफ, ई होता है एंड पॉइंट ऑफ हाइड्रोग्राफ, बी एंड डी आर इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स क्यों? यहाँ पे कर्व अपना नेचर चेंज कर रही है। पहले कैसे थी? पहले थी ये कनकेव, अब हो गई है कन्वेक्स। यहाँ पे कन्वेक्स हो गई, फिर कनकेव हो गई। ये बी एंड डी इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं और सी है मेरा क्रेस्ट पॉइंट, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट। ये जो डी ई कर्व है ना, ये होती है मेरी रिसेशन लिम्ब। ए बी होती है राइजिंग लिम्ब और डी होती है मेरी रिसेशन लिम्ब। रिसेशन लिम्ब क्यों? क्योंकि उतरते हुए आ रहा है ना यहाँ पे, अब डिस्चार्ज कम हो रहा है टाइम के साथ। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो डी पॉइंट होता है ना, ये होता है मैक्सिमम स्टोरेज पॉइंट। इस पॉइंट पे
स्ट्रॉम की वजह से जितने भी बेसिन्स थे ना हमारे, जितने भी गड्ढे थे, जितने भी डिप्रेशन थे, सारे के सारे पानी से भर गए हैं। इस पॉइंट के बाद वो सारे डिप्रेशन में से पानी निकलेगा और स्ट्रीम की तरफ जाएगा, वो डिप्लीट होंगी, स्टोरेज डिप्लीशन बोलते हैं इसको, स्टोरेज डिप्लीट होगी, रिसेशन होगा, बेसिकली कमी आएगी, डिप्रेशन जो हमारे पानी के डिप्रेशन से वो वापस गड्ढे में चेंज होंगे, उनमें से पानी निकलेगा, स्टोरेज कम होगी बेसिकली। तो ये जो डीई है ना, इसमें स्ट्रॉम का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो गड्ढों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे हमारा जो डायरेक्ट रन ऑफ है यहाँ पे रुक जाता है डी पॉइंट पे, उसके बाद तो बेसिन से, डिप्रेशन से जो रन ऑफ निकलता है वो इसको कंट्रीब्यूट करता है, इस वाले पार्ट को। तो डीई सिर्फ बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। इस कैरेक्टर का, इस वाले पार्ट का, डीई पार्ट का रेनफॉल या स्ट्रॉम से कोई मतलब नहीं है। ये वाला पार्ट कौन कंट्रोल कर रहा है? सिर्फ बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली। आई होप ये क्लियर है आपको। आगे चलें। इनफिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज, देखो इनफिल्ट्रेशन रेट के बारे में क्वेश्चन है, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। मोर देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, लेस देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, C is equal to or less than infiltration capacity, और D is equal to or more than infiltration capacity। देखो इस चीज को ना ऐसे समझो, वॉल्यूम और कैपेसिटी से। बात ये है, मैं कह रहा हूं ये 1 लीटर की बॉटल है, 1 लीटर कैपेसिटी की बॉटल है। इस बॉटल में 2 लीटर या 1 लीटर से 1 ml भी पानी ज्यादा आ सकता है क्या? नहीं, इसकी कैपेसिटी इतनी है। मैक्सिमम वॉल्यूम को बोलता है कैपेसिटी, किसी वेसल की कैपेसिटी इतनी है, तो कैपेसिटी से ज्यादा तो वॉल्यूम हो ही नहीं सकता। इसी तरह इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या है? इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इस क्वेश्चन का अगर मतलब समझाऊं तो मैं ये बता रहा था कि ग्रेटर देन तो हो ही नहीं सकता। उसका मतलब समझाता हूं क्यों। ये सॉइल है, इस पे आप डालो पानी, इस सॉइल की कुछ प्रॉपर्टी है, परमेबिलिटी की कोई प्रॉपर्टी है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को कंट्रोल कर रही है परमेबिलिटी, जिसको डिनोट किया जाता है FC से। मतलब मैक्सिमम रेट इसमें से पानी का फ्लो करने का, मैक्सिमम वेलोसिटी पानी को फ्लो करने की कितनी है? FC है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। समझ गए? इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। अब किसी भी तरीके से कितना भी पानी किस भी स्पीड से डाल लो, सॉइल की इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से इनफिल्ट्रेशन का रेट ज्यादा नहीं हो सकता। कैपेसिटी अपने आप में मैक्स चीज हो गई ना। जैसे मैंने बॉटल का एग्जांपल बताया, बॉटल की अगर कैपेसिटी ही 1 लीटर है, उसमें 1 लीटर से पानी ज्यादा आ ही नहीं सकता, तो इनफिल्ट्रेशन का रेट जो जनरली F से डिनोट किया जाता है, नॉर्मल F से, वो किसी भी कंडीशन में FC से ज्यादा ही नहीं हो सकता। तो F होगा जनरली F या FC से कम। बॉटल में पानी 1 लीटर तो आ सकता है, कैपेसिटी के इक्वल तो आ सकता है, इक्वल आया और इससे लेस देन ही रहेगा। इक्वल FC को रीच कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इन जनरल क्या होता है, अगर मैं बताऊं, एक होती है रेनफॉल इंटेंसिटी। अगर मेरी रेनफॉल इंटेंसिटी FC से ज्यादा है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज्यादा है, तो मेरा इनफिल्ट्रेशन रेट होता है FC के ही इक्वल। समझ रहे हो? अगर रेनफॉल FC, रेनफॉल जिस इंटेंसिटी से गिर रही है वो FC से भी ज्यादा है, लेकिन सॉइल तो FC से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी नहीं, तो हमारा इनफिल्ट्रेशन रेट FC के ही इक्वल होता है। लेकिन अगर रेनफॉल इंटेंसिटी मेरी किसी रेट F से कम है, अगर मेरी रेनफॉल इंटेंसिटी किसी भी लेट से, अगर रेनफॉल इंटेंसिटी FC से कम है, तो मेरा जो रेट होगा फिल्ट्रेशन रेट वो I के ही इक्वल होगा। मतलब अगर रेनफॉल इंटेंसिटी इससे कम है तो जिस इंटेंसिटी से बारिश गिरेगी उसी इंटेंसिटी से एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि कैपेसिटी कम है। मतलब अगर आधा लीटर आपने पानी डाला तो आधा लीटर ही रहेगा उसमें,
समझ रहे हो, आधे लीटर के आधा लीटर तो ऑब्जॉर्व कर सकती है ना, ये मेरा मतलब था इसको बात करने का। मैक्स से रीच नहीं कर सकता, अगर कम है तो उतना ही रहेगा, और अगर इनफॉल इंटेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा वो एफसी को रीच कर जाएगा रेट। दैट्स इट। आई होप आगे चले हम लोग। Which of the following types of rain gauges is used for measuring the rain in remote hilly inaccessible areas? देखो बहुत सारे एरियाज है रिमोट हिली इनएक्सेसिबल एरियाज, जैसे कि बहुत हार्श कंडीशंस है, हिल के टॉप्स हैं, वहां पे जाके हम लोग रेन गेजेस अगर लगा दें तो उनकी रीडिंग कौन लेने जाएगा? रेन गेज में क्या होता है, कुछ डेप्थ तक पानी भर जाता है, हम लोग कौन देखने जाएगा माउंटेन क्लाइंबिंग करके कि आज की डेली चाहिए उसका तो रेट कि आज रेनफॉल इतनी आई, उसमें तो बहुत मेहनत है। क्या करें कि इनएक्सेसिबल एरियाज जहां हम जा ही नहीं सकते वहां का हम लोग अगर रेन गेज से हमें डेटा लेना हो, उसके लिए यूज होता है टिपिंग बकेट टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट। इस अगर बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, क्या है वेइंग बकेट टाइप, फ्लोट टाइप, साइमन रेन गेज और है टिपिंग बकेट टाइप। चारों की अपनी अपनी एप्लीकेशन है, चारों को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। टिपिंग बकेट टाइप की अगर मैं मुझे बताना हो, टिपिंग बकेट टाइप में क्या होता है, बेसिकली जब रेनफॉल गिरती है ना तो बकेट में फनल के साथ बकेट में पानी कलेक्ट होता रहता है। जब 0.25 mm की डेप्थ तक पानी उसमें बकेट में जमा हो जाता है, 0.25 mm एक्स्ट्रा आ गया, तब एक पेन लगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेन लगा होता है, वो टिप करता है बेसिकली एक रीडिंग देता है। बेसिकली टिपिंग बकेट टाइप रेनफॉल इंटेंसिटी कर्व बना देती है। उस रेनफॉल इंटेंसिटी कर्व से हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग डेप्थ निकाल लेते हैं। हम लोग ये निकाल लेते हैं कि आज के दिन इतनी बरसात हुई। दैट्स द वर्क ऑफ टिपिंग बकेट टाइप। वेइंग बकेट टाइप में हम लोग नेट वे करते हैं, पानी कितना बरसा उसकी क्यूमुलेटिव देखते हैं, उसकी स्लोप से हम लोग रेनफॉल इंटेंसिटी निकालते हैं। फ्लोट टाइप का भी सिमिलर काम है। और साइमन रेन गेज तो हम जो जानते हैं जनरली इंडियन स्टैंडर्ड में साइमन रेन गेज यूज होता है। बेसिकली पहले के टाइम में यूज होता है, बेसिकली नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का गेज है ये साइमन रेन गेज। इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। हम लोग आगे चलते हैं। मैंने बताया टिपिंग बकेट टाइप। टिपिंग बकेट टाइप एक ऑटोमेटिक डिवाइस है, मतलब वहां पे लगा दिया और आपको रीडिंग देगा। आप कहीं और से आपने हिमालयज में लगा रखे है, आप दिल्ली में बैठ के रीडिंग ले सकते हो। इस टाइप का डिवाइस है वो, ड्यू टू वो ऑटोमेटिकली पेन लगा हुआ है उसमें और वो ग्राफ रीड करता रहता है। जैसे जैसे 0.25 mm टिप करता है और रीडिंग बढ़ती रहती है पेन के साथ साथ। तो इस तरह से हम लोग टिपिंग बकेट टाइप की रीडिंग्स लेते हैं, इसलिए इनएक्सेसिबल एरियाज में भी, हिली एरियाज में ये काम करता है। आगे चलते हैं। द यील्ड ऑफ अ वेल। यील्ड ऑफ अ वेल मतलब कि वेल से हम लोग पानी निकालने की कैपेसिटी बेसिकली, ठीक है, पानी कितना दे रहा है वो, यील्ड ऑफ द वेल। बेसिकली यील्ड ऑफ अ वेल डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ एक्वीफर ओपनिंग इनटू द वेल। एरिया एक्वीफर में खोदते हैं ना वेल, देखो जैसे कि मेरा ये दो, मान लो ये कन्फाइंड एक्वीफर की बात कर रहा हूँ, ये दो इम्परमेबल स्ट्रेटा है मेरा, इसके बीच में मेरा पानी भरा हुआ है। तो हम वेल कैसे खोदते हैं, वेल ऐसे डाल देंगे, खुदाई कर देंगे और मेरा पानी ऊपर आ जाएगा। समझ रहे हो इसमें से, दिस इज द सिंपल थ्योरी ऑफ वेल। तो एरिया ऑफ एक्वीफर ओपनिंग इनटू द वेल, इस एरिया पे डिपेंड करता है क्या यील्ड? बिल्कुल डिपेंड करता है। जितना ज्यादा एरिया उतना, जितना चौड़ा वेल होगा उतना ज्यादा यील्ड ज्यादा होगी उसकी। एक्चुअल फ्लो वेलोसिटी, बिल्कुल इसमें से पानी, इसमें से फ्लो में से बेसिकली मिट्टी भी तो होगी यहाँ पे, रिवर बेड भी तो होगा, उसमें से एक्चुअल फ्लो वेलोसिटी, वॉइड्स में से पानी के फ्लो करने की वेलोसिटी वो भी डिपेंड करेगी। और परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल भी, परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल तो बिल्कुल डिपेंडेंट है, वो सॉइल की प्रॉपर्टी है जो कि वेलोसिटी ऑफ द सॉइल कंट्रोल करती है। V इज इक्वल टू K इंटू आई, वेयर I इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, इस पे तीनों प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है मेरा यील्ड ऑफ अ वेल। एरिया ऑफ एक्वीफर पे भी, एक्चुअल फ्लो वेलोसिटी पे भी और परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल पे भी।
तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है, क्योंकि सॉइल में से पानी निकल के आना है, निचुड़ के आना है, ग्राउंड वाटर से आना है पानी, और वो परमेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा सॉइल की। अगर क्लेई सॉइल है तो उसकी परमेबिलिटी कम होगी, उसमें से पानी का फ्लो कम होगा, और एक्चुअल फ्लो वेलोसिटी तो परमेबिलिटी पे डिपेंड कर ही रही है, वो वॉइड के साइज पे डिपेंड करती है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ द वेल इन द एक्वीफर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। If for a well founded in a confined aquifer, if a drawdown is doubled, the discharge Q will become, देखो Q का एक फॉर्मूला है confined aquifer में, जिसका फॉर्मूले का नाम है 2 पाई K इंटू B S ln R अपॉन, ये है मेरा ड्रॉडाउन। ड्रॉडाउन मतलब डेप्थ, पानी के बेसिकली हाइट में डिफरेंस। देखो जैसे मैं अगर बनाऊं, देखो आसपास की जगह पे पानी का वो लेवल ये होगा H, लेकिन वेल में होगा, क्योंकि वेल से पानी निकाल लेते हैं हम लोग, तो वेल में पानी होगा लेट्स से स्मॉल h, और इसका रेडियस होगा RW, और किसी R रेडियस पे जाके पूरा कंप्लीट हमें हाइट मिलेगी h, और SW है H माइनस स्मॉल, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, K है परमेबिलिटी, और B क्या है, एक्वीफर की, कन्फाइंड एक्वीफर की विड्थ। कन्फाइंड एक्वीफर की विड्थ, अगर एक्वीफर लेट से यहाँ है तो इसकी विड्थ, एवरेज विड्थ ये है B। ठीक है, और 2 पाई पता है, ln पता है, ये साइड। तो Q किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रॉ डाउन है। अगर ड्रॉ डाउन डबल हो जाएगा तो डिस्चार्ज भी तो डबल हो जाएगा। सी ऑप्शन बोला है, ड्रॉ डाउन हो गया डबल तो डिस्चार्ज भी हो जाएगा डबल, क्योंकि Q इस फॉर्मूले से पता चल रहा है, Q इज प्रोपोर्शनल टू SW। Q ड्रॉ डाउन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस केस में, तो इसका आंसर आ गया ये। जबकि अनकन्फाइंड एक्वीफर में नहीं होता ऐसा, अनकन्फाइंड एक्वीफर में ये फॉर्मूला ही नहीं होता, ये सिर्फ कन्फाइंड एक्वीफर की बात है। समझ आ गया, आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द बेस विड्थ B to height H of an elementary profile of a gravity dam from no tension consideration is given by। देखो एलिमेंट्री प्रोफाइल के बारे में हम लोग जानते हैं, सिंपलेस्ट प्रोफाइल बेसिकली डैम की, ग्रेविटी डैम की बेसिकली, उसमें एक फॉर्मूला होता है। एलिमेंट्री डैम की शेप क्या होती है, ट्रायंगुलर, ये इसकी B, ये इसकी H। इसमें एक फॉर्मूला होता है कि बेस पे अगर नो टेंशन जनरेट हो ना, तो उसका फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय अंडर रूट G माइनस K, वेयर K इज एनी कांस्टेंट और G क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस मटेरियल, डैम मटेरियल, ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और B और H तो हम जानते हैं। ये क्या पूछ रहे हैं मेरे से, B और H की रेशियो पूछ रहे हैं, द रेशियो ऑफ बेस विड्थ टू हाइट H। अगर मैं इसकी रेशियो निकालूं फॉर नो टेंशन, दो कंडीशन होती है फॉर नो टेंशन, ये कंडीशन है B बाय H इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस G माइनस K, वेयर K इज एन कांस्टेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। इसमें घबराना मत, ये थोड़ा अजीब सा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम मिस प्रिंटेड था, कि मैंने हाथ से लिखा है 1 बाय अंडर रूट G माइनस K, इसलिए ये अजीब लग रहा है। नो डाउट ये भी एक कंडीशन होती है, लेकिन ये स्लाइडिंग की कंडीशन होती है। बी ऑप्शन इज फॉर नो स्लाइडिंग, फॉर नो टेंशन ऑन द बेस इज दिस फॉर्मूला 1 बाय अंडर रूट G माइनस K। ये कहाँ से आता है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम, वहां से ये क्वेश्चन डिराइव होकर आते हैं। इजी डेरिवेशन है, आप लोग बुक्स में दे सकते हैं, हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं,
बहुत अच्छे से ये सब समझाया गया है, डिटेल में समझाया गया कि एक पॉइंट शॉर्ट में चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई हैं, बहुत इजी पड़ेगा आपको वहाँ से समझना। यहाँ पे आप लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट में जितनी ज़्यादा थ्योरी बता सकूँ साथ साथ वो साथ साथ बताते चल रहा हूँ। आगे चलते हैं हम लोग। द डिस्चार्ज फॉर्मूला Q इज इक्वल टू 2 पाई के HS 2.3 log 10 RY/RW with usual notation for a tube well in confined aquifer is obtained for। कुछ देखता हुआ फॉर्मूला नहीं लग रहा? अरे पिछले क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला यूज किया है, ये कन्फाइंड एक्विफर के वेल का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले का नाम पूछ रहा है, इस फॉर्मूले का नाम होता है ड्यूपिट्स फॉर्मूला। कन्फाइंड एक्विफर में होता है ड्यूपिट्स फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला होता है थाइम्स फॉर्मूला। थाइम्स फॉर्मूला का स्पेशल केस है ड्यूपिट्स फॉर्मूला। थाइम्स फॉर्मूला, ड्यूपिट्स फॉर्मूला तो पता चल गया ये है। थाइम्स फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। थाइम्स फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू 2 पाई के H की जगह ना B कर लो। H इसने H लिखा है, मैं जनरली विड्थ को B से नापते हैं, चलो आप H ही रखो। यहाँ रखो H2 माइनस H1 जो ड्रॉ डाउन कंडीशन है डिवाइडेड बाय 2.3 log 10। सर आपने 2.3 तो रखा नहीं था, उधर log मैंने बेस ln लिखा था, E बेस पे था, यहाँ पे 10 बेस के लिए 2.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। log 10 R2 बाय R1। यूजुअल नोटेशंस आप लोग देख लीजिएगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा मुझे, पूरा फिगर्स बनानी पड़ेंगी, उसका कोई फायदा नहीं है। यहीं पे समझा देता हूँ, इधर इस वाली फिगर में देखो। इस वाली फिगर में अगर हम लोग इस RW और R का यूज ना करें और किसी R1 डिस्टेंस पे जाके हाइट चेक करें जो कि आएगी H1, और किसी इस सेंटर से किसी R2 डिस्टेंस पे जाके अगर हाइट चेक करें पानी के फ्लो की, ये पूरा वाटर टेबल है, यहाँ अगर H2 आएगी, R1 और R2 और H1 और H2 की टर्म्स में अगर डिस्चार्ज लिखना हो तो वो कितना आएगा, दिस। आई होप आपको क्लियर है। R1 R2 और H2 H1 का मतलब, और ये कैपिटल H क्या है उसका B विड्थ, और K है परमेबिलिटी, बाकी सब क्लियर है। आगे चलते हैं। फॉर लीस्ट अफेक्ट ऑन वाटर टेबल, वाटर टेबल पे कम से कम अफेक्ट होने के लिए ओनली वन ट्यूबवेल शुड डग इन एवरी, एक ट्यूबवेल फॉर लीस्ट अफेक्ट ऑन वाटर ट्यूबवेल, हर ट्यूबवेल कितनी कितनी दूरी पे होना चाहिए, हर ट्यूबवेल दूरी नहीं, वन ट्यूबवेल, एक ट्यूबवेल कितनी एरिया में होना चाहिए, सिर्फ एक ही ट्यूबवेल इतने एरिया में, पर एक ट्यूबवेल को कितना एरिया चाहिए अगर हम लोग वाटर टेबल पे इफेक्ट ना डालें, मतलब एक एरिया के में एक पर्टिकुलर एरिया बताओ जिसमें एक ट्यूबवेल अगर डालें तो वाटर टेबल पे ज्यादा इफेक्ट ना है, लीस्ट इफेक्ट आए। और लीस्ट इफेक्ट देखो, वाटर टेबल इफेक्ट तो आना ही है, वाटर टेबल ऑब्वियसली कम होगा अगर हम वाटर पंप करेंगे ऊपर, लेकिन सबसे कम इफेक्ट आए एक एरिया में, मिनिमम एरिया बताओ जिसमें एक ट्यूबवेल अगर डालें तो सबसे कम इफेक्ट आए, उसका आंसर है 1.5 किलोमीटर स्क्वायर। ये थंब रूल है, बेसिकली बुकिश डेटा है, इसमें ज्यादा बताने वाला कुछ नहीं है, बुक्स में लिखा होता है। अगर 1.5 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 1.5 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में एक ट्यूबवेल अगर डालो, ये ट्यूबवेल डाल दिया मान लो, ऐसा मत दिखाओ तो ऐसा दिखा दो, ऐसा दिखा दो गोल, इसमें अगर एक ट्यूबवेल डाल दिया हमने तो इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में लीस्ट इफेक्ट ऑन वाटर टेबल आएगा। क्लियर है? आगे चलें। फॉर वन डायमेंशनल फ्लो विदाउट रिचार्ज इन एन अनकन्फाइंड एक्विफर बिटवीन द टू वाटर बॉडीज द स्टेडी वाटर टेबल प्रोफाइल इज, देखो अनकन्फाइंड एक्विफर पता क्या होता है, जिसकी एक साइड तो इनपरमेबल स्ट्रेटा रहता है और एक साइड वो ओपन रहता है, मतलब उसके ऊपर परवियस होता है या फिर वो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है ऊपर, ये कन्फाइंड नहीं रहता दो रॉक्स के बीच में, दो इम्परमेबल स्ट्रेटा के बीच में,
ऊपर ये ओपन रहता है या फिर किसी नॉन परवियस स्ट्रेटा रहता है अनकन्फाइंड एक्वीफर में, इसीलिए इसको अनकन्फाइंड बोलते हैं, कन्फाइंड नहीं है, बेसिकली पाइप्स की तरह बीच में कन्फाइंड नहीं है। तो इसके वाटर टेबल की प्रोफाइल होती है पैराबोलिक, इसको आप याद रखेंगे, पैराबोलिक प्रोफाइल होती है। और कन्फाइंड एक्वीफर की वाटर टेबल प्रोफाइल कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन। अनकन्फाइंड एक्वीफर की पैराबोलिक और कन्फाइंड की शेप पूछ रहा है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इन कन्फाइंड एक्वीफर, अब कन्फाइंड एक्वीफर पे क्वेश्चन आ गया, वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑकर्स, क्या कंडीशन है? वाटर सरफेस अंडर द ग्राउंड इज एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वाटर जो सरफेस है, वाटर टेबल सर्व एज अपर सरफेस ऑफ जोन सैचुरेशन, या फिर वाटर इज एन अंडर प्रेशर बिटवीन टू इम्परवियस स्ट्रेटा, इसका आंसर है सी। देखते ही पता चल रहा है क्यों। कन्फाइंड एक्वीफर मैंने बताया ऐसा होता है, दो इम्परमिएबल स्ट्रेटा हैं ये, इनके बीच में पानी फंसा रहता है, तो ऐसा लग रहा है जैसे पाइप फ्लो जैसी कंडीशन दिखती है यहाँ पे, समझ रहे हो कि पानी दो स्ट्रेटम्स के, दो हार्ड स्ट्रेटम के बीच में से जिनमें पास नहीं कर सकता, इम्परवियस है, उनके बीच में फंसा हुआ है। यहाँ पे पानी के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, पानी को एक्सपोज नहीं है एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, ये वाटर अंडर प्रेशर होता है, पाइप फ्लो की तरह प्रेशर फ्लो होता है यहाँ पे, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्लो नहीं है, प्रेशर फ्लो है। तो वाटर इज एन अंडर प्रेशर, वाटर प्रेशर के अंडर है बिटवीन टू इम्परवियस स्ट्रेटा, या ये इम्परवियस स्ट्रेटा है और ये इम्परवियस स्ट्रेटा, बीच में ब्लू कलर का वाटर, तो इसका आंसर आएगा वाटर इज अंडर प्रेशर बिटवीन टू इम्परवियस स्ट्रेटा। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट हाइड्रोलॉजी। आई होप आपको ये एफर्ट अच्छा लगा हो। हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सबसे बेस्ट है कि आप शेयर कीजिए ना ज़्यादा से ज़्यादा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजेंगे, हमारी वीडियो प्रमोट होगी, सबका फ़ायदा होगा। दोस्तों को भेजिए, चैनल्स में भेजिए, आपके ग्रुप्स हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी और अच्छी वीडियोस बनाने का। कोई वैल्यूबल फीडबैक है आपको, उसको कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, हम लोग ज़रूर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका है आजकल, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं आप, हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसमें आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस मिलेंगी, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस मिलेंगी, कोई नोटिस आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, गेट से, यूपीएससी से, किसी स्टेट जॉब से, कोई एग्जाम डेट डिले होती है, किसी भी तरीके का आपको तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं हमारे साथ। साथ ही साथ हमारा चैनल ये सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल, और हमारी वेबसाइट www.cizplus.com, या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन CIZ+ ऐप, वो आप लोग विजिट कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे यूपीपीएससी AE का लमसम पैक एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो उसको परचेज कर सकते हैं आप, बहुत यूज़फुल पैक है वो, और मैं रेकमेंड करूंगा आप इसी तरह तैयारी करते रहिए, रोज़ एक वीडियो देखते रहिए, 1 या 2 वीडियो देखते रहिए, साथ साथ प्रिपेयर करते रहिए। कोई डाउट आता है तो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। इसी तरह इंजीनियरिंग की और भी कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स के साथ जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप जाएं www.cizplus.com पर, या फिर आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ+, एंड इट्स लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।